शुभ संध्या। 24 न्यूज इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं एमिली फ्रांसिस हूं। मुख्य खबर, कूटनीतिक प्रयास विफल, तनाव बढ़ रहा है। पाकिस्तान में घंटों चली बातचीत के बाद राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर अड़ा हुआ है और उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जबकि उन्होंने संकेत दिया कि कई अन्य मुद्दों पर सहमति बनी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यही मुख्य अड़चन बनी हुई है। राष्ट्रपति ने ट्रूथ सोशल पर होर्मुज जलडमरू मध्य की अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी की घोषणा की और चेतावनी दी कि जहाजरानी के खिलाफ ईरान की कोई भी कार्रवाई का जोरदार जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना तैयार है। एलेक्स श्लास से और जानकारी लें। पाकिस्तान में अमेरिका ईरान वार्ता 21 घंटे बाद बिना समझौते खत्म हुई। इस विफलता के बाद ईरान का परमाणु कार्यक्रम, होर्मुज, जलडमरू मध्य और वॉशिंगटन के अगले कदम पर अब भी बड़े मतभेद हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे को दोषी ठहराकर बातचीत से निकल गए। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि वॉशिंगटन ने अंतिम और सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव दिया था और ईरान ने यह स्पष्ट प्रतिबद्धता देने से इनकार किया कि वो ना तो परमाणु हथियार हासिल करेगा और ना ही उसे जल्दी बनाने के लिए जरूरी साधन जुटाएगा। हम ऐसी स्थिति तक नहीं पहुंच सके जहां ईरानी हमारे शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार हों। मुझे लगता है कि हम काफी लचीले थे, हमने काफी रियायत दिखाई। राष्ट्रपति ने कहा था कि आपको ईमानदारी से आकर समझौता करने की कोशिश करनी है। हमने ऐसा किया और दुर्भाग्यवश हम कोई प्रगति नहीं कर सके। इस बीच ईरान ने कहा कि बातचीत अविश्वास के माहौल में हुई। तेहरान के नजरिए से यह बातचीत हफ्तों की जंग, हफ्तों की हमलों और अहम दबाव बनाने वाले साधन छोड़ने के बढ़ते दबाव के बाद हुई। ईरानी मीडिया ने कहा कि मुख्य अड़चनें परमाणु मुद्दा और होर्मुज जलदमरू मध्य थीं। ये दौर की बातचीत लगभग 40 दिनों के बाद हुई। 40 दिनों की थोपी गई जंग के बाद और युद्ध विराम के कुछ दिनों बाद, एक ऐसे माहौल में जिसमें अविश्वास नहीं था बल्कि शक और दुर्भावना थी। किसी भी हाल में अमेरिकी पक्ष ने इस्लामी गणराज्य ईरान के खिलाफ सैन्य उल्लंघन किया है और ये ज़ायोनी शासन के साथ मिलकर 9 महीनों में दूसरी बार हुआ है। इसलिए स्वाभाविक रूप से शुरू से ही किसी को ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी कि हम एक ही सत्र में किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी की ऐसी कोई उम्मीद थी। हालांकि मैंने कहा था कि यह अब तक की सबसे लंबी बैठक थी। ट्रंप ने तो बातचीत खत्म होने से पहले ही इस दबाव को और भी रेखांकित किया कि उन्हें समझौता हो या ना हो, दोनों मंजूर हैं, क्योंकि उनके शब्दों में अमेरिका पहले ही जीत चुका है। देखो, चाहे कुछ भी हो, हम जीतते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम जीतते हैं। हमने उस देश को पूरी तरह हरा दिया है। देखते हैं क्या होता है। शायद वे कोई समझौता करें। अमेरिका के नजरिए से हम जीते हैं। ट्रंप ने पहले ही होर्मुज को फिर से खोलने पर सख्त रुख का संकेत दिया है। ट्रंप ने कहा कि तत्काल प्रभाव से अगर ईरान यातायात में बाधा डालता और टोल वसूलता रहता है तो अमेरिका होर्मुज जलदमरू मध्य में सभी यातायात पर नौसैनिक नाकाबंदी लागू करेगा। इजराइल के लिए ये अलग सवाल है। क्या वॉशिंगटन को कूटनीति के लिए और गुंजाइश दी जाए या सैन्य दबाव बनाए रखे, जब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अभियान खत्म नहीं हुआ। कार्यक्रम समाप्त हो गया है। अभियान खत्म नहीं हुआ, लेकिन साफ है कि हमारे पास ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हम कहां थे जब ईरान ने हमें चारों ओर से घेरकर जकड़ने की कोशिश की थी। गजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया में असद शासन, इराक में मिलिशिया, यमन में हूथी, खुद ईरान। मेरा मतलब, वे हमारा गला घोटना चाहते थे और अब हम उनका गला घोट रहे हैं। उन्होंने हमें विनाश की धमकी दी और अब वे खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमने उन्हें तैयार किया है, अभी और करना है। फिलहाल बातचीत खत्म हो गई है, अविश्वास सामने है और मुख्य विवाद अब भी सुलझे नहीं हैं। अब अमेरिका, ईरान और इजराइल के अगले कदम शायद बातचीत से भी ज्यादा अहम होंगे। अब हम वॉशिंगटन डीसी चलेंगे, जहां i24 न्यूज के सीनियर यूएस संवाददाता माइक वैगनहाइम हमारे साथ हैं। शुभ संध्या। हम जानते हैं कि अधिकारियों ने अभी पत्रकारों को जानकारी दी है कि जो रेड लाइंस सार्वजनिक रूप से पेश नहीं की गई थी, वे ईरानियों के सामने रखी गई, लेकिन उन स्पष्ट परमाणु मुद्दों के अलावा जिनके बारे में हमने पहले बात की थी, कुछ और खास बातें क्या हैं? उपराष्ट्रपति वैंस ने इसका इशारा किया था और राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे और स्पष्ट रूप से कहा कि यही इन चर्चाओं का मुख्य बिंदु है। यहीं सब कुछ शुरू और खत्म होता है। यही है परमाणु कार्यक्रम। सिर्फ इतना नहीं कि ईरान परमाणु कार्यक्रम नहीं बनाएगा,
ये वादा तो दशकों से किया जा रहा है। ये वादा नहीं, असली बात है कि कौन सा कदम उठता है। तेहरान में आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि लंबे समय तक आप परमाणु कार्यक्रम नहीं बढ़ा सकते? संवर्धन का क्या होगा? क्या ईरानी इसे छुपाएंगे? वे सेंट्रीफ्यूज के साथ क्या कर रहे हैं आदि। ये उस कार्रवाई के बारे में है, ना कि केवल ये कहने के कि हम परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये ट्रंप और दुनिया के कई लोगों के लिए काफी नहीं है। मुख्य बात यही है। अब चर्चाओं में होर्मुज जलडमरू मध्य भी है। राष्ट्रपति इस मुद्दे पर अच्छी और मजबूत छवि बनाना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई है कि अमेरिका को होर्मुज जलडमरू मध्य को मुक्त कराना जरूरी है। वो कहते हैं कि हम इसके बिना भी काम चला सकते हैं, कि यह दुनिया की समस्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। और प्रशासन में किसी ने भी या कांग्रेस में किसी रिपब्लिकन ने भी इस मुद्दे पर वास्तव में उनका कोई ठोस समर्थन नहीं किया है। तो ये भी चर्चा का विषय था। ईरानियों की ये भी मांग है कि उनकी संपत्तियां जो प्रतिबंधित हैं और दुनिया भर के बैंकों और अन्य स्थानों पर रखी गई हैं, मुख्य रूप से मध्य पूर्व में, लेकिन कुछ यूरोप में भी, उन्हें भी मुक्त किया जाए। वे चाहते हैं कि उन्हें आजाद किया जाए। तो ये दोनों तरफ से रियायतों वाली बातचीत है, लेकिन ईरानी ज्यादा कुछ नहीं देते। और राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ भ्रमित करने वाली बात कहते हुए आज टीवी पर कहा, उन्होंने इस्लामाबाद में मौजूद प्रतिनिधिमंडल से कहा, मैं वो 95% नहीं चाहता जो हम मांग रहे हैं, मैं 100% चाहता हूं। इस बीच उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा कि हमने लचीलापन दिखाने और सहयोगी रुख अपनाने की कोशिश की। इससे अमेरिका की नीति कितनी सख्त थी ये स्पष्ट नहीं है। हम जानते हैं कि ईरानी लोग सख्त रुख अपनाते हैं क्योंकि वे हमेशा ऐसा ही करते हैं। तो आप जानते हैं यहाँ दांव पर अलग अलग चीजें लगी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जाहिर है ये एक परमाणु कार्यक्रम है और यही अब भी मुख्य मुद्दा है। क्या ईरानी लोग कोई वादा या कदम उठाएंगे ताकि ट्रंप प्रशासन को भरोसा हो सके कि वे परमाणु हथियार नहीं हासिल करेंगे? बात यही शुरू होकर यहीं खत्म होती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद माइक वैगनहाइम। अब स्टूडियो में आई 24 न्यूज की वरिष्ठ मध्य पूर्व संवाददाता एरियल ओसारन और सुरक्षा विश्लेषक व लैपन असेसमेंट के होस्ट याकूब लैपन हमारे साथ हैं। आप दोनों को शुभ संध्या। तो जैसा कि हमने अभी माइक वॉगनहाइम से सुना, ये रेड लाइंस यहाँ हैं, ये हम जानते हैं। मेरा मतलब है किसी को हैरानी नहीं है कि ईरान अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, लेकिन ये कितना गंभीर है? क्या इससे फिर तनाव बढ़ सकता है या संघर्ष विराम की समय सीमा से पहले चीजों को सुधारने के और प्रयास होंगे? मुझे लगता है कि अभी हम ऐसी स्थिति देख रहे हैं जहां दोनों पक्ष, ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका, अपनी अपनी वजहों से युद्ध में वापस नहीं जाना चाहते हैं और इसलिए हम देख रहे हैं कि अलग अलग चालें अपनाई जा रही हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप जो कदम अब उठा रहे हैं वो है नौसैनिक नाकाबंदी और यूं कहें तो ईरान के दावे को चुनौती देना, खासकर ईरान की होर्मुज जलडमरू मध्य को वास्तव में नियंत्रित करने की क्षमता को लेकर। हम होर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी नौसेना की बढ़ती गतिविधि देख रहे हैं। इसका उद्देश्य रास्ता साफ करना है ताकि अमेरिका के साझेदार खाड़ी देश अपने तेल को दुनिया भर में निर्यात कर सकें। ईरान राष्ट्रपति ट्रंप की नाकेबंदी के कारण तेल निर्यात नहीं कर सकेगा और अगर इसे पूरी तरह से लागू किया गया तो ये वाकई में पूरी कहानी को बदल देगा। ईरान की कोशिश है कि वो विश्व ऊर्जा बाजार को बंधक बना ले और इससे इस युद्ध के इस चरण में अमेरिका पर उनका मुख्य दबाव खत्म हो जाएगा। सवाल है, क्या इससे उनकी बातचीत की स्थिति बदलेगी? यही राष्ट्रपति ट्रंप का मकसद है। वो बातचीत में उनके रुख को नरम करने का प्रयास कर रहे हैं बिना युद्ध में लौटे। देखना होगा कि ये आगे कैसे बढ़ता है। और एरियल, खाड़ी देशों के नजरिए से ये कैसे आगे बढ़ता है? अगर वे वो रास्ता बना पाते हैं जिसके बारे में याकूब बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी ईरान के अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर हमला करने का डर बना हुआ है, तो इसका खाड़ी देशों के लिए क्या मतलब है? सबसे पहले बहरीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जरिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश की, जिसे रूस और चीन ने वीटो कर दिया और कुछ हद तक फ्रांस ने भी। वे अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन की तलाश में हैं। अमीरातियों ने कहा कि वे ऐसी किसी भी कोशिश में शामिल होंगे। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर बहरीन भी इसमें शामिल हो जाए। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात का इशारा किया कि कुछ खाड़ी देश हैं जो इस प्रयास में भाग लेना चाहते हैं। आखिरकार ये उनका इलाका है। वे नहीं चाहते कि ईरान इसे नियंत्रित करे, लेकिन खुद भी शामिल नहीं होना चाहते।
स्वयं होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा में शामिल हों। इसलिए वे एक अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं और ऐसा लगता है कि वो अभी बन रहा है। लेकिन अगर ये नाकाबंदी लागू की जाती है तो खाड़ी देशों को एक बार फिर सीधे ईरानी हमलों का सामना करना पड़ सकता है। और ईरान का तरीका ये है कि वो समीकरणों के हिसाब से काम करता है। अगर वे तेल निर्यात नहीं कर सकते तो वे किसी और को भी तेल निर्यात करने नहीं देंगे और इसलिए वे सबसे पहले खाड़ी देशों पर हमला करेंगे। और हमें इस परिदृश्य को भी देखना होगा कि वे पहले ही बाब अल मंदब जलडमरू मध्य को बंद करने की धमकी दे चुके हैं। वह अरब प्रायद्वीप के दूसरी ओर है। मूल रूप से जो भी आसपास है उसमें आने जाने वाले सभी जल मार्गों को बंद कर देना। सऊदी प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, जिससे खाड़ी देशों के तेल और गैस निर्यात करने के सभी प्रयास रुक जाएंगे। और इसलिए ये ईरान के लिए सबसे अधिक संभावना वाला कदम है। मुझे यकीन है कि खाड़ी देश इस बात से अवगत हैं, फिर भी वे होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही बनाए रखने की इस कार्रवाई का समर्थन करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम वॉशिंगटन डीसी लौट रहे हैं। हमारे साथ वैन हिप हैं जो अमेरिकन डिफेंस इंटरनेशनल के चेयरमैन और अमेरिकी सेना के पूर्व डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं। नमस्कार, यहां आने के लिए धन्यवाद। आपके साथ होना बहुत अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि सैन्य दृष्टिकोण से ये संभावित नौसैनिक नाकाबंदी क्या-क्या शामिल करती है? मुझे लगता है कि आज हमारे पास ऐसे कई राजनेता हैं जो बस ख्वाहिशें पालते हैं, रीढ़ नहीं रखते। मुझे लगता है कि आज हमने देखा कि इस राष्ट्रपति में रीढ़ है और वो अमेरिका या मुक्त विश्व को किसी इस्लामी आतंकवादी शासन से ब्लैकमेल नहीं होने देंगे। वो रणनीतिक रूप से सोच रहे हैं। और अगर चीन ने दक्षिण चीन सागर में भी ऐसी ही चाल चली जिस पर दुनिया की अर्थव्यवस्था काफी हद तक निर्भर करती है, जहां हर साल $5 ट्रिलियन का माल जाता है, तो क्या होगा? मुझे लगता है राष्ट्रपति बहुत रणनीतिक सोच रहे हैं। अभी हमारे पास जो पुराने माइनर स्वीपर जहाज हैं उन्हें धीरे धीरे हटाया जा रहा है और हमारे तटीय युद्धपोतों को बारूदी सुरंग रोधी क्षमता से लैस किया जा रहा है। मध्य पूर्व के लिए हमारे 2 बड़े तटीय युद्धपोत पिछले महीने सिंगापुर में मेंटेनेंस पर थे। वे वापस आ रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास उस क्षेत्र में 4 बारूदी सुरंग रोधी जहाज हैं। और हमारे पास बहुत सारे पानी के नीचे चलने वाले मानवरहित ड्रोन हैं जिनमें माइंस को खोजने और उन पर हमला करने की क्षमता है। हम मानते हैं कि ईरान के पास करीब 6000 माइंस हैं। हालांकि हमें नहीं पता कि उन्होंने ये सब तैनात की हैं या नहीं, लेकिन सभी खुफिया आकलनों के अनुसार यही संख्या है। लेकिन कल एक अच्छी खबर भी आई जब एडमिरल कूपर, सेंटकॉम कमांडर, ने घोषणा की कि हम कल से होर्मुज जलडमरू मध्य में एक नया रास्ता साफ करने के लिए अभियान शुरू कर रहे हैं और हम इसे बहुत जल्द समुद्री उद्योग को सूचित करेंगे। और जैसा आपने बताया, ये बारूदी सुरंग हटाने वाले सैनिकों के लिए कितना बड़ा खतरा है। मेरा मतलब ये संख्या काफी बड़ी है। वे बस मूल रूप से जलडमरू मध्य के तल में ही हैं। खैर, यही वजह है कि हम अपनी नवीनतम पानी के नीचे बिना चालक के बारूदी सुरंग हटाने की क्षमता को तैनात करना और इस्तेमाल करना चाहते हैं। मूल रूप से इसे ऐसे समझिए जैसे पानी के नीचे ड्रोन हो जिनमें सेंसर जैसी तकनीक हो जिससे ये बारूदी सुरंगों का पता लगा सके और हमारे पास उन्हें विस्फोटित करने की क्षमता है। लेकिन तथ्य यह है कि कल हमारे 2 विध्वंसक वहां से गुजरे। हम उस नए रास्ते को ढूंढना शुरू कर रहे हैं जो मुझे लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका समुद्री उद्योग को बता सकेगा। मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ने बताया है कि कई खाली तेल टैंकर अमेरिका जा रहे हैं ताकि वे तेल और ऊर्जा ले सकें। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल से अब सभी ऊर्जा का शुद्ध निर्यातक है। और राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में परमाणु क्षेत्र में जो किया है उसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका और भी मजबूत होता जा रहा है। सच्चाई यह है कि एशियाई देश और यूरोपीय देश होर्मुज जलडमरू मध्य पर कहीं अधिक निर्भर हैं। मुझे लगता है इन देशों को राष्ट्रपति ट्रंप का उनके कार्यों के लिए आभार जताना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूंगा, मत भूलिए कुछ ही हफ्ते पहले 22 देशों ने, जिनमें कई नाटो सहयोगी और कई एशियाई देश शामिल थे, एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए कि वे जो भी जरूरी होगा करने के लिए तैयार हैं और होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने की प्रक्रिया में योगदान देने के लिए तैयार हैं।
मार्क रूट, जो नेटो के महासचिव हैं, राष्ट्रपति ट्रंप की तरह ही नेटो से निराश रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसे एक साथ लाने में अच्छा काम किया। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की। मुझे लगता है कि ये पिछले गुरुवार को था। मुझे यकीन है ये उस बातचीत का विषय रहा होगा, क्योंकि राष्ट्रपति ने आज कहा कि अन्य देश भी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य की इस नाकेबंदी में शामिल होंगे, जो उम्मीद है कि अंत में इसके फिर से खुलने का कारण बनेगा। सही है। उस शानदार व्याख्या के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैन है, बहुत आभार। आपके साथ होना बहुत अच्छा लगा। इसी बीच जैसे ही इजराइल लेबनान शांति वार्ता मंगलवार को वॉशिंगटन में शुरू होगी, हिजबुल्लाह और आईडीएफ की सीमा पार गोलीबारी जारी है। आईडीएफ ने कहा कि उसने दक्षिणी लेबनान के एक अस्पताल पर छापा मारा, जहां करीब 20 सशस्त्र हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए, जो अस्पताल को सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इसी दौरान हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल के सीमावर्ती समुदायों पर लगातार रॉकेट और ड्रोन हमले कर रहा है। अब हम उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हमारे साथ i24 न्यूज संवाददाता बलीर स्लादीन जुड़ेंगे और ताजा जानकारी देंगे। सबसे पहले चलिए बात करते हैं कि रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने इस ऑपरेशन के लिए एक नया नाम घोषित किया है। हमें इसके बारे में और बताइए। हाँ, आज रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दक्षिण लेबनान में यानी लेबनानी क्षेत्र में थे और उन्होंने प्रेस से बात की। और रक्षा मंत्री इजरायली काट्ज ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा कि इस नए ऑपरेशन का नाम सिल्वर प्लो रखा जाएगा। ये नाम है, मुझे आशा है कि मैंने हिब्रू से सही अनुवाद किया है। यहाँ हम पहले मोर्चे पर हिजबुल्लाह की इस्तेमाल की गई बुनियादी ढांचे के विनाश की बात कर रहे हैं, लेबनान के दक्षिणी गांवों में से, जिनमें वे गांव भी शामिल हैं जो सीधे इजराइल की सीमा पर हैं। उनमें से एक वास्तव में बिन तिजबेल है, जिसके बारे में हम 1 मिनट में जिक्र करेंगे या इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देंगे। और इजराइल काट्ज ने भी नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के पूर्व प्रमुख के आखिरी क्षण के बारे में बात की। उसने कहा कि अपने आखिरी कुछ मिनटों में वो घुटन महसूस कर रहा था, ये सोचकर कि उसने इजराइल पर हमला करके गलती कर दी है। और रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन जारी रहना चाहिए। यह निश्चित रूप से ईरानी मांगों और हिजबुल्लाह की मांगों की पृष्ठभूमि में है, जो लेबनान में लड़ाई रोकने या युद्ध विराम के लिए भी हैं। और साथ ही रिपोर्ट्स के अनुसार लेबनान सरकार ने भी कम से कम जिन वार्ताओं का आपने अभी जिक्र किया, उनकी शुरुआत को लेबनान में हमलों के रुकने की शर्त से जोड़ा। किसी भी तरह से, भले ही हमले या हवाई हमले कम हो जाएं, मेरा मतलब है बेरूत के दक्षिणी उपनगर दहिया में और साथ ही लेबनान के दक्षिण में, हम देख रहे हैं कि जमीनी अभियान जारी है। और अगर हम बिन तिजबेल की बात करें तो आज इल जदीद लेबनान के अखबार इल जदीद ने अभी बताया कि बिन तिजबेल इलाके में वहीं के स्टेडियम के पास 3 इजरायली टैंक मौजूद थे। इसका मतलब है कि उस शहर की घेराबंदी, जिसमें युद्ध से पहले 30,000 लोग रहते थे, अब पूरी होने वाली है। और ऐसा लगता है कि बिन तिजबेल में अभी भी मौजूद हिजबुल्लाह के लड़ाकों और इजरायली सैनिकों के बीच जल्द ही आमना सामना शुरू होने की संभावना है। अनुमानों के अनुसार लेबनान में हम लगभग 800 लड़ाकों की बात कर रहे हैं, जो अभी भी बिन तिजबेल के अंदर हैं। और ये लेबनान के दक्षिण में स्थित उन कई कस्बों या शहरों में से सिर्फ एक है, जिन्हें इजरायली आईडीएफ निकट भविष्य में कब्जा करने की योजना बना रही है। साथ ही आप हमें क्या बता सकती हैं? आप जानती हैं, हमें पता है कि प्रधानमंत्री ने आज बफर जोन का दौरा किया और कहा कि अभी और काम बाकी है और हम उसे कर रहे हैं। उनका मतलब इससे क्या है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आखिरकार हिजबुल्लाह अभी भी सीमा के पास मौजूद है। वे एंटी टैंक मिसाइलें दाग सकते हैं जो दक्षिण लेबनान में इजरायली सैनिकों पर हमला और इजराइल की सीमा तक पहुंच सकती हैं। वहाँ की समुदाय अभी भी खतरे में हैं। और निश्चित रूप से जो रॉकेट हम अभी भी देख रहे हैं, वे न केवल ऊपरी गलील और पश्चिमी गलील तक पहुंच सकते हैं, बल्कि निचले गलील तक भी जा सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आज कार्मियल में हुआ, जहां 10 रॉकेटों की बौछार हुई और निश्चित रूप से ड्रोन हमले भी हुए। इस ऑपरेशन को जारी रखना जरूरी है ताकि हिजबुल्लाह के लड़ाकों को उत्तर, कम से कम लितानी नदी के पार धकेला जा सके, ताकि वे अब इजरायली उत्तरी समुदायों को धमकी ना दे सकें।
यही उद्देश्य है। इसी कारण प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आज जोर देकर कहा कि ऑपरेशन जारी रखना जरूरी है और अभी बहुत कुछ बाकी है। मेरी समझ के अनुसार किसी न किसी समय लेतानी नदी के नीचे या दक्षिण में पूरे क्षेत्र पर पूरी तरह से इजरायली सुरक्षा नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब पूरे क्षेत्र पर कब्जा करना नहीं है। इतना बड़ा क्षेत्र है कि इसके लिए बहुत सारे सैनिक चाहिए। फिलहाल लेबनान के दक्षिण में 5 डिवीजन काम कर रहे हैं और अभी अभियान वहीं के गांवों की पहली पंक्ति पर केंद्रित है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बलीर। अब चलते हैं यूरोप, जहां एक यूरोपीय चुनाव ने वैश्विक ध्यान खींचा है। हंगरी में चुनाव हाल ही में खत्म हुए, जो विक्टर ओर्बन के 2010 से प्रधानमंत्री पद के दूसरे कार्यकाल का अंत कर सकते हैं। इसका असर हंगरी से बाहर भी हो सकता है। हंगरी विपक्षी नेता की बात सुनिए। मैं इस ऐतिहासिक दिन सभी को सम्मानपूर्वक अभिवादन करता हूं। जैसा कि हमने वादा और आशा की थी, हंगरी और आज कई करोड़ लोग 12 अप्रैल 2026 हंगरी में यूरोपीय संघ में प्रवेश पर जनमत संग्रह के 23 साल बाद आज हम फिर से इतिहास रच रहे हैं। ताज़ा मतदान आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि लगभग 60 लाख या शायद 60 लाख से भी अधिक हंगेरियन हैं जो अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करते हैं, जो यह तय करने का अधिकार रखते हैं कि वे किस तरह के देश में रहना चाहते हैं या वे अपने बच्चों, पोते पोतियों और अपने देश के लिए कैसा भविष्य चाहते हैं। अब स्टूडियो में आए 24 न्यूज के संवाददाता जो ब्राउन हमारे साथ हैं। शुभ संध्या। मैं समझती हूं कि हम देख रहे हैं कि लोग जश्न मनाना शुरू कर रहे हैं, लेकिन उनके पास आधिकारिक एग्जिट पोल नहीं है। तो मेरा मतलब है, हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि यही दिशा है जिसमें चीजें जा रही हैं? क्या यह सच में एक तरफा जीत जैसी स्थिति है? ऐसा ही लग रहा है। पीटर माजियार के अनुसार हमारे पास बहुत नाटकीय अपडेट है। विक्टर ओर्बान ने उन्हें फोन किया है और इस चुनाव में हार स्वीकार कर ली है। अब तक 53% वोटों की गिनती हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि पीटर माजियार की तिसा पार्टी को हंगरी संसद में 136 सीटें मिलने वाली हैं। आपको 199 में से 2/3 यानी 133 सीटें चाहिए ताकि आप संसद में बहुमत हासिल कर सकें। अब तक आधे से ज्यादा वोट गिनने के बाद लगता है वो मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इस चुनाव की सबसे दिलचस्प बातों में से एक, और शायद यही वजह है कि ओर्बन हार गए हैं, वो है मतदान प्रतिशत। ये हंगरी के लिए ऐतिहासिक मतदान प्रतिशत है। काफी अंतर से ये रिकॉर्ड था। लगभग 80% योग्य मतदाता मतदान केंद्रों पर गए और अपना वोट डाला। इसी पर पीटर माजियार भरोसा कर रहे थे। अगर मतदान प्रतिशत ज्यादा है तो संभव है कि इसमें युवाओं के वोट शामिल हों, क्योंकि वे अक्सर वोट नहीं करते। और इस चुनाव से कुछ हफ्ते पहले के सर्वेक्षणों के अनुसार 18 से 29 साल के हंगेरियाई युवाओं में विक्टर ओर्बान की फिदेश पार्टी को केवल 8% समर्थन मिल रहा था। और उन्हीं सर्वेक्षणों के अनुसार 62% लोग जिन्होंने 2022 में वोट नहीं दिया था, या तो वे बहुत छोटे थे या फिर किसी कारणवश निराश होकर उन्होंने वोट नहीं देने का फैसला किया था। उनमें से 62% लोग पीटर माजियार को वोट देने वाले थे। तो ऐसा लगता है कि यही निर्णायक साबित हुआ। युवाओं ने ही पीटर माजियार के लिए जीत दिलाई। तो आखिर वो कौन सी बात थी जिसने सब्र का बांध तोड़ दिया, जिससे वे इतने आलोप्रिय हो गए कि इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर आ गए? मेरा मतलब है, आमतौर पर किसी देश के चुनाव में ऐसे प्रतिशत नहीं दिखते। असल में ये कोई एक बात नहीं थी जिसने सब्र का बांध तोड़ा, ये तो पूरा भूसे का ढेर था जिसने उसकी कमर तोड़ दी। विक्टर ओर्बन 16 साल से सत्ता में है। कई युवा मतदाता पहली बार वोट करते हुए हंगरी में ओर्बन के अलावा कोई विकल्प नहीं देख पाए हैं, और इन 16 सालों में उन पर कई आरोप लगे हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार। फिदेश पार्टी के करीबियों में से कई लोग व्यापारिक सौदों के चलते अमीर हो गए हैं। उनकी सामाजिक नीतियों के लिए भी उनकी आलोचना हुई है। आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये दृश्य फिदेश के मुख्यालय का है। वे विक्टर ओर्बन की पार्टी के मुख्यालय में हैं। मेरा मानना है कि वह अभी बोल रहे हैं, संभवतः हार स्वीकार कर रहे हैं, और वास्तव में बधाई भी दी है। हाँ बिल्कुल, ये उनके लिए अच्छा है, क्योंकि डर था कि वो ट्रंप जैसी और 6 जनवरी जैसी राह पर ले जाएंगे, हार नहीं मानेंगे और सत्ता पर बने रहने की कोशिश करेंगे। उन्होंने आज ही वोट डालने के बाद इस बारे में एक छोटी सी टिप्पणी भी की थी।
लेकिन वापस चलते हैं उन कारणों पर कि ऑर्बन इतने अलोकप्रिय क्यों हो गए हैं। जैसा मैंने कहा, सबसे पहले भ्रष्टाचार है और आर्थिक समस्याएं हैं। कोविड के बाद अर्थव्यवस्था ठहर गई है और इसका मुख्य कारण यूक्रेन में युद्ध है। वे विदेशी निवेश पर बहुत अधिक निर्भर रहे हैं और यूक्रेन में युद्ध ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। विक्टर ऑर्बन यूक्रेन के मुद्दे के प्रति ज्यादा सहानुभूति नहीं रखते, बल्कि यूरोपीय संघ में सबसे ज्यादा यूक्रेन विरोधी हैं। उन्होंने वास्तव में यूक्रेनियों को 100 अरब डॉलर से अधिक के बिल और ऋणों पर वीटो लगाया है। ये भी कारण है कि हंगरी के लोग यूक्रेन के मुद्दे पर ज्यादा सहानुभूति रखते हैं, क्योंकि वे पड़ोसी हैं। तो इन सभी चीजों के मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया है कि 16 सालों में पहली बार हंगरी में नया प्रधानमंत्री देखने को मिला है। बहुत धन्यवाद जो, और आप सभी का धन्यवाद कि आपने i24 न्यूज का ये ताजा संस्करण देखा। सोमवार के प्रसारण समय आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। कल हॉलोकॉस्ट स्मृति दिवस है, तो अगर आप अगले कुछ सेकंड में देखें तो इससे आपको i24 न्यूज की कवरेज देखने के लिए सारी जानकारी मिल जाएगी। फिर से धन्यवाद। हम आपको घंटे की शुरुआत में यहीं मिलेंगे। शुभ संध्या। A24 न्यूज इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं एमिली फ्रांसिस हूं। मुख्य खबर, कूटनीतिक प्रयास विफल, तनाव बढ़ रहा है। पाकिस्तान में लंबी बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा कि ईरान परमाणु कार्यक्रम छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि उन्होंने संकेत दिया कि कई अन्य मुद्दों पर सहमति बनी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि यही मुख्य अड़चन बनी हुई है। इस पर राष्ट्रपति ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर होर्मुज जलडमरू मध्य की अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी की घोषणा की और चेतावनी दी कि जहाजरानी के खिलाफ ईरान की किसी भी कार्रवाई का भारी बल से जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी सेना पूरी तरह तैयार है। एलेक्स श्लास से और जानकारी लीजिए। पाकिस्तान में अमेरिका ईरान वार्ता 21 घंटे बाद बिना समझौते खत्म हुई। इस असफलता के बाद कई बड़े मतभेद जैसे ईरान का परमाणु कार्यक्रम, होर्मुज जलडमरू मध्य और वॉशिंगटन की अगली कार्रवाई अब भी अनसुलझे हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे को दोषी ठहराते हुए बातचीत छोड़ गए। उपराष्ट्रपति जे.डी. वांस ने कहा कि वॉशिंगटन ने अपनी अंतिम और सबसे अच्छी पेशकश दी और आरोप लगाया कि ईरान ने यह स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं दी कि वो ना तो परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करेगा और ना ही उसे जल्दी बनाने के लिए जरूरी साधन जुटाएगा। हम ऐसी स्थिति तक नहीं पहुंचे जहां ईरानी हमारे शर्तों को मानने को तैयार हों। मुझे लगता है हम काफी लचीले और सहयोगी थे। राष्ट्रपति ने कहा कि आपको यहाँ ईमानदारी से आकर समझौता करने की कोशिश करनी है। हमने ऐसा किया और दुर्भाग्यवश हम कोई प्रगति नहीं कर सके। इस बीच ईरान ने कहा कि बातचीत अविश्वास के माहौल में हुई। तेहरान के नजरिए से ये बातचीत हफ्तों की जंग, हफ्तों की हमलों और मुख्य दबाव के स्रोतों को छोड़ने के बढ़ते दबाव के बाद हुई। ईरानी मीडिया ने कहा कि मुख्य अड़चनें परमाणु मुद्दा और होर्मुज जलडमरू मध्य थीं। ये दौर की बातचीत लगभग 40 दिनों के बाद हुई, 40 दिनों की थोपी गई जंग के बाद और युद्ध विराम के कुछ दिनों बाद, एक ऐसे माहौल में जिसमें अविश्वास नहीं था बल्कि संदेह और दुर्भावना थी। किसी भी हाल में अमेरिकी पक्ष ने ज़ायोनी शासन के साथ मिलकर 9 महीनों में दूसरी बार इस्लामी गणराज्य ईरान के खिलाफ सैन्य उल्लंघन किया है। इसलिए स्वाभाविक रूप से शुरू से ही ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी कि हम एक ही बैठक में किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं। मुझे नहीं लगता किसी को ऐसी उम्मीद थी। हालांकि मैंने कहा था कि ये हमारी पिछले साल की सबसे लंबी बैठक थी। ट्रंप ने बातचीत के दौरान दबाव पर जोर देते हुए कहा कि समझौता हो या ना हो, उनके लिए ठीक है, क्योंकि अमेरिका पहले ही जीत चुका है। देखिए, चाहे कुछ भी हो हम जीतेंगे। चाहे कुछ भी हो हम जीतते हैं। हमने उस देश को पूरी तरह हरा दिया है। तो देखते हैं क्या होता है। शायद वे समझौता कर लें। अमेरिका के नजरिए से हम जीते हैं। ट्रंप ने पहले ही होर्मुज को फिर से खोलने पर सख्त रुख का संकेत दिया है।
ट्रंप कहते हैं कि तुरंत प्रभाव से अगर ईरान यातायात में बाधा डालता है और टोल शुल्क वसूलता है तो अमेरिका होर्मुज जलदमरू मध्य में आने जाने वाले सभी यातायात पर अपना नौसैनिक नाकाबंदी लागू करेगा। इजराइल के लिए सवाल है कि वॉशिंगटन को कूटनीति का मौका दें या सैन्य दबाव जारी रखें, क्योंकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अभियान खत्म नहीं हुआ है। कार्यक्रम समाप्त हो गया है। अभियान खत्म नहीं हुआ, लेकिन यह साफ है कि हमारे पास ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हम कहां थे जब ईरान ने हमें घेरने की कोशिश की थी। गजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला, सीरिया में असद शासन, इराक में मिलिशियाएं, यमन में हूथी, खुद ईरान। मेरा मतलब वे हमारा गला घोटना चाहते थे और अब हम उनका गला घोट रहे हैं। उन्होंने विनाश की धमकी दी, अब वे खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने उन्हें तैयार किया, अभी और करना है। फिलहाल बातचीत खत्म हो गई है, अविश्वास खुलकर सामने आ गया है और मुख्य विवाद सुलझे नहीं हैं। अब अमेरिका, ईरान और इजराइल के अगले कदम शायद बातचीत से भी अहम होंगे। अब हम वॉशिंगटन डीसी चल रहे हैं, जहां हमारे साथ i24 न्यूज इंग्लिश की सीनियर यूएस संवाददाता माइक वेगनहाइम है। शुभ संध्या। हम जानते हैं कि अधिकारियों ने अभी एक पत्रकार को जानकारी दी है कि जो रेड लाइनें पेश नहीं की गई थीं, वे ईरानियों को पेश की गईं, लेकिन उन स्पष्ट परमाणु मुद्दों के अलावा, जिनके बारे में हमने पहले बात की थी, कुछ और खास बातें क्या हैं? उपराष्ट्रपति वेंस ने इसका संकेत दिया था और राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे और स्पष्ट किया कि यही इन चर्चाओं का मुख्य मुद्दा है। यही से सब शुरू और खत्म होता है। यही परमाणु कार्यक्रम है। सिर्फ यह वादा नहीं कि ईरान परमाणु कार्यक्रम नहीं बनाएगा, क्योंकि यह दशकों से कहा जा रहा है। ये सिर्फ वादा नहीं, असली बात की गई कार्रवाई है। तेहरान में आप क्या कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आप लंबे समय तक परमाणु कार्यक्रम नहीं बना सकें? संवर्धन कहा जाएगा। क्या ईरानी इसे छुपाएंगे? वे सेंट्रीफ्यूज के साथ क्या कर रहे हैं आदि। ये उस कार्रवाई पर है जो वे करने या ना करने वाले थे, न कि सिर्फ कहने पर कि हम परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये ट्रंप और दुनिया के कई देशों के लिए काफी नहीं है। मुख्य बात यही है। अब चर्चा में होर्मुज जलडमरू मध्य भी शामिल है और राष्ट्रपति सुनिए, इसे अच्छा दिखाना चाहते हैं, इसे मजबूती से पेश करना चाहते हैं। असल में अमेरिका को होर्मुज जलडमरू मध्य को मुक्त कराना जरूरी है। वे कहते हैं कि हम इसके बिना भी रह सकते हैं, कि ये दुनिया की समस्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रशासन या कांग्रेस में किसी भी रिपब्लिकन ने इस मुद्दे पर उनका कोई ठोस समर्थन नहीं किया है। तो ये भी चर्चा का विषय था। ईरानियों की ये भी मांग है कि उनकी संपत्तियां जो प्रतिबंधों के कारण दुनिया भर के बैंकों और अन्य स्थानों पर जमी हुई हैं, मुख्य रूप से मध्य पूर्व में, लेकिन कुछ यूरोप में भी, उन्हें भी मुक्त किया जाए। वे चाहते हैं कि वो संपत्ति भी आजाद की जाए। तो ये आपसी रियायतों की बातचीत है, लेकिन ईरानी ज्यादा कुछ नहीं देते। और राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ उलझन पैदा करते हुए आज टीवी पर कहा, उन्होंने इस्लामाबाद में मौजूद प्रतिनिधिमंडल से कहा, मैं वो 95% नहीं चाहता जो हम मांग रहे हैं, मैं 100% चाहता हूँ। इस बीच उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा कि हमने लचीलापन और समायोजन की कोशिश की, जिससे स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका ने कितनी सख्त नीति अपनाई। हम जानते हैं कि ईरानी लोगों ने सख्त रुख अपनाया, क्योंकि वे हमेशा ऐसा ही करते हैं। तो आप जानते हैं, यहाँ दांव पर अलग अलग चीजें लगी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जाहिर है, ये एक परमाणु कार्यक्रम है और ये अभी भी जारी है। और क्या ईरानी लोग कोई भी वादा करेंगे या कोई भी कदम उठाएंगे ताकि ट्रंप प्रशासन को ये यकीन दिला सकें कि वे आगे जाकर परमाणु हथियार हासिल नहीं करेंगे? बात वहीं से शुरू होती है और वहीं खत्म हो जाती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद माइक वैगनहाइम। अब स्टूडियो में A24 न्यूज इंग्लिश की सीनियर मिडल ईस्ट संवाददाता एरियल ओसारन और सुरक्षा विश्लेषक व लैपिन असेसमेंट होस्ट याकोव लैपिन हैं। आप दोनों को शुभ संध्या। तो कितना संभव है, जैसा कि हमने अभी माइक वैगनहाइम से सुना, हम जानते हैं कि ये रेड लाइनें यहाँ हैं, हम जानते हैं, मेरा मतलब है किसी को हैरानी नहीं है कि ईरान अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, लेकिन ये कितना गंभीर है? जैसे क्या इससे फिर से तनाव बढ़ सकता है या संघर्ष विराम की समय सीमा से पहले, आप जानती हैं समय सीमा आने से पहले चीजों को सुधारने के और प्रयास किए जाएंगे? मुझे लगता है कि अभी हम ऐसी स्थिति देख रहे हैं जहां दोनों पक्ष, ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका, अपनी अपनी वजहों से युद्ध में वापस नहीं जाना चाहते हैं, और इसलिए हम देख रहे हैं कि अलग अलग चालें अपनाई जा रही हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप जो कदम अब उठा रहे हैं वो है नौसैनिक नाकाबंदी, और यूं कहे तो ईरान के इस दावे की पोल खोलना, खासकर ईरान की होर्मुज जलडमरू मध्य को वास्तव में नियंत्रित करने की क्षमता को लेकर।
हम होर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी नौसेना की बढ़ती गतिविधि देख रहे हैं। इसका उद्देश्य रास्ता साफ करना है ताकि खाड़ी देश जो अमेरिका के साझेदार हैं अपनी तेल आपूर्ति दुनिया भर में कर सकें। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की नाकेबंदी के कारण ईरान तेल निर्यात नहीं कर पाएगा, और अगर इसे पूरी तरह से लागू किया गया तो ये वाकई में पूरी स्थिति को बदल देगा। ईरान की कोशिश कि वो विश्व ऊर्जा बाजार को बंधक बना ले और युद्ध के इस चरण में अमेरिका पर उनका मुख्य दबाव भी खत्म हो जाएगा। सवाल है, क्या इससे उनके वार्ता के रुख में बदलाव आएगा? यही ट्रंप चाहते हैं। वे यही चाहते हैं कि फिर से युद्ध में गए बिना उनके वार्ता के रुख को नरम किया जा सके। देखना होगा आगे क्या होता है। और एरियल, खाड़ी देशों के नजरिए से ये कैसे आगे बढ़ता है? हाँ, अगर वे वो रास्ता बना पाते हैं जिसके बारे में याकूब बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी ईरान के अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर हमला करने का डर बना हुआ है, तो इसका खाड़ी देशों के लिए क्या मतलब है? सबसे पहले बहरीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जरिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश की, जिसे रूस और चीन ने वीटो कर दिया, और कुछ हद तक फ्रांस ने भी। वे अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन की तलाश में हैं। अमीरातियों ने कहा कि वे ऐसी किसी भी कोशिश में शामिल होंगे, और मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर बहरीन भी इसमें शामिल हो जाए। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात का इशारा किया कि कुछ खाड़ी देश हैं जो इस प्रयास में भाग लेना चाहते हैं। आखिरकार ये उनका इलाका है। वे नहीं चाहते कि ईरान इसे संभाले, लेकिन खुद भी नहीं जुड़ना चाहते। स्वयं हॉर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा में शामिल हो, इसलिए वे एक अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, और ऐसा लगता है कि वह अभी बन रहा है। लेकिन अगर ये नाकाबंदी लागू की जाती है तो खाड़ी देशों को एक बार फिर सीधे ईरानी हमलों का सामना करना पड़ सकता है। और ईरान जिस तरह से काम करता है वो समीकरणों के हिसाब से काम करता है। अगर वे तेल निर्यात नहीं कर सकते तो वे किसी और को भी तेल निर्यात करने नहीं देंगे, और इसलिए वे सबसे पहले खाड़ी देशों पर हमला करेंगे। और हमें इस परिदृश्य को भी देखना होगा कि वे पहले ही बाब अल मंदब जलडमरू मध्य को बंद करने की धमकी दे चुके हैं। वो अरब प्रायद्वीप के दूसरी ओर है। मूल रूप से जो भी आसपास है उसमें आने जाने वाले सभी जल मार्गों को बंद कर देना। सऊदी प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, जिससे खाड़ी देशों के तेल और गैस निर्यात करने के सभी प्रयास रुक जाएंगे, और इसलिए ये ईरान के लिए सबसे अधिक संभावना वाला कदम है। मुझे विश्वास है कि खाड़ी देश ये जानते हैं, फिर भी वे होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए इस कार्रवाई का समर्थन करते हैं। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम वॉशिंगटन डीसी लौट रहे हैं। हमारे साथ वैन हिप हैं, जो अमेरिकन डिफेंस इंटरनेशनल के चेयरमैन व अमेरिकी सेना के पूर्व डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं। धन्यवाद। आपके साथ होना बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि सैन्य दृष्टिकोण से ये नौसैनिक संभावित नौसैनिक नाकाबंदी क्या होती है? सबसे पहले तो मुझे ये कहना है, मुझे लगता है कि आज हमारे पास बहुत सारे राजनेता हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी जैसी दृढ़ता होनी चाहिए, वे उतने ही कमजोर हैं। मुझे लगता है आज हमने देखा कि इस राष्ट्रपति में रीढ़ है, और वो अमेरिका या स्वतंत्र दुनिया को किसी इस्लामी आतंकी शासन से ब्लैकमेल नहीं होने देंगे। वो रणनीतिक रूप से सोच रहे हैं। यही है। क्या ये फुला हुआ डिब्बा हर साल वहां से $25 का माल ले जा सकता है? मुझे लगता है राष्ट्रपति बहुत रणनीतिक रूप से सोच रहे हैं। अभी हमारे पास जो पुराने माइनस्वीपर जहाज हैं उन्हें धीरे धीरे हटाया जा रहा है, और हमारे तटीय युद्धपोतों को बारूदी सुरंगरोधी क्षमता से लैस किया जा रहा है। मध्य पूर्व के लिए हमारे 2 बड़े तटीय युद्धपोत पिछले महीने सिंगापुर में मेंटेनेंस पर थे। वे वापस आ रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास उस क्षेत्र में 4 बारूदी सुरंगरोधी जहाज हैं, और हमारे पास बहुत सारे पानी के भीतर के मानव रहित ड्रोन्स हैं जिनमें माइंस को खोजने और पहचानने की क्षमता है। हमारे अनुसार ईरान के पास लगभग 6000 माइंस हैं। हालांकि हमें नहीं पता कि वे सभी तैनात की गई हैं या नहीं। सभी खुफिया आकलनों से यही संकेत मिलता है। लेकिन कल एक अच्छी खबर भी आई, जब एडमिरल कूपर सेंटकॉम कमांडर ने घोषणा की कि हम कल से
होर्मुज जलडमरू मध्य में एक नया रास्ता साफ करने के लिए अभियान शुरू कर रहे हैं और हम इसे बहुत जल्द समुद्री उद्योग को सूचित करेंगे। और जैसा आपने बताया, बारूदी सुरंगें हटाने में सैनिकों के लिए ये कितना बड़ा जोखिम है। मेरा मतलब है ये संख्या काफी बड़ी है। वे बस मूल रूप से जलडमरू मध्य के तल में ही हैं। खैर, यही वजह है कि हम अपनी नवीनतम पानी के नीचे बिना चालक के बारूदी सुरंग हटाने की क्षमता को तैनात करना और इस्तेमाल करना चाहते हैं। सरल शब्दों में, इन्हें ऐसे पानी के नीचे के ड्रोन समझिए जिनमें सेंसर और ऐसी दूसरी तकनीकें होती हैं जिनसे वे इन बारूदी सुरंगों का पता लगा सकते हैं। हमारे पास उन्हें विस्फोटित करने की क्षमता भी है। लेकिन तथ्य ये है कि कल हमारे 2 विध्वंसक वहां से गुजरे। हम उस नए रास्ते को ढूंढना शुरू कर रहे हैं जिसे मुझे लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका समुद्री उद्योग को बता सकेगा। मुझे लगता है कि यह भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि कई खाली तेल टैंकर अमेरिका जा रहे हैं ताकि वे तेल और ऊर्जा ले सकें। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल से ही वास्तव में सभी ऊर्जा का शुद्ध निर्यातक है। और राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में परमाणु क्षेत्र में जो किया है उसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका और भी मजबूत होता जा रहा है। सच्चाई यह है कि एशियाई देश और यूरोपीय देश होर्मुज जलडमरू मध्य पर कहीं अधिक निर्भर हैं। मुझे लगता है इन देशों को राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यों के लिए धन्यवाद देना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा, मत भूलिए, कुछ ही हफ्ते पहले 22 देशों ने, जिनमें से कई नेटो सहयोगी हैं और कई एशिया में हैं, एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे कि वे जो भी जरूरी होगा करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने की प्रक्रिया में योगदान देने के लिए तैयार हैं। मार्क रूट, जो नेटो के महासचिव हैं, ने भी राष्ट्रपति ट्रंप की तरह नेटो को लेकर निराशा जताई और इसे एकजुट करने में अच्छा काम किया। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से पिछले गुरुवार मुलाकात की थी। मुझे लगता है यही बातचीत का विषय था, क्योंकि राष्ट्रपति ने आज कहा कि अन्य देश भी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य की इस नाकेबंदी में शामिल होंगे, जो उम्मीद है कि आखिरकार इसके फिर से खुलने का रास्ता बनाएगा। सही है। उस बेहतरीन व्याख्या के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैन है, बहुत आभार। आपके साथ होना बहुत अच्छा लगा। इसी दौरान इजराइल और लेबनान की शांति वार्ता मंगलवार को वॉशिंगटन में शुरू होगी। हिजबुल्लाह और आईडीएफ के बीच सीमा पर गोलीबारी जारी है। आईडीएफ ने कहा उसने दक्षिणी लेबनान के एक अस्पताल पर छापा मारा, जहां भीतर छिपे बैठे करीब 20 हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए, जो इस नागरिक अस्पताल का सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इसी बीच हिजबुल्लाह लगातार उत्तरी इजरायली सीमा के समुदायों पर रॉकेट और ड्रोन हमले कर रहा है। हम उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं, जहां i24 न्यूज संवाददाता बलिर स्लादीन ताजा जानकारी देंगे। सबसे पहले चलिए बात करते हैं कि रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने इस ऑपरेशन के लिए एक नया नाम घोषित किया है। हमें इसके बारे में और बताइए। आज रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दक्षिण लेबनान में लेबनानी क्षेत्र पर थे और प्रेस से मिले। और रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा कि इस नए ऑपरेशन का नाम सिल्वर प्लू होगा। ये नाम है, आशा है मैंने हिब्रू से सही अनुवाद किया है, लेकिन यहाँ जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो है उन बुनियादी ढांचों का नष्ट किया जाना जिनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह दक्षिण लेबनान के गांवों की पहली पंक्ति में करता है, जिसमें वे गांव भी शामिल हैं जो सीधे इजराइल की सीमा पर हैं। उनमें से एक वास्तव में बिंतिसबिल है। हम 1 मिनट में इसके बारे में जिक्र करेंगे या इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से समझाएंगे। और इजराइल काट्ज ने भी हिजबुल्लाह के पूर्व प्रमुख नसरल्लाह के आखिरी क्षण के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि अपने आखिरी कुछ मिनटों में वो घुटन महसूस कर रहे थे, ये सोचकर कि उन्होंने इजराइल पर हमला करके गलती कर दी। और रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन जारी रहना चाहिए। यह निश्चित रूप से ईरानी मांगों और हिजबुल्लाह की मांगों की पृष्ठभूमि में है, जिसमें लेबनान में लड़ाई रोकने या युद्ध विराम की मांग की गई है। और साथ ही लेबनान सरकार ने भी कम से कम रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हीं वार्ताओं की शुरुआत की शर्त रखी है जिनका आपने अभी जिक्र किया कि लेबनान में हमले रुकने चाहिए, किसी भी तरह से, भले ही हमले या हवाई हमले कम हो जाएं। मेरा मतलब है बेरूत के दक्षिणी उपनगर में, द्राहा में और साथ ही लेबनान के दक्षिण में हम देख रहे हैं कि ज़मीनी अभियान जारी है। और अगर हम बिंतिसबेल की बात पर वापस जाएं तो आज इल जदीद
लेबनान के अखबार इल जदीद ने अभी बताया कि बिन्त इस्बेल इलाके में वहीं के स्टेडियम के पास 3 इजरायली टैंक मौजूद थे। इसका मतलब है कि उस शहर की घेराबंदी, जिसमें युद्ध से पहले 30,000 लोग रहते थे, अब पूरी होने वाली है। और ऐसा लगता है कि बिन्त इस्बेल में अभी भी मौजूद हिजबुल्लाह के लड़ाकों और इजरायली सैनिकों के बीच जल्द ही आमना सामना शुरू होने की संभावना है। अनुमानों के अनुसार लेबनान में हम लगभग 800 लड़ाकों की बात कर रहे हैं जो अभी भी बिन्त इस्बेल के अंदर हैं, और ये लेबनान के दक्षिण में स्थित उन कई कस्बों या शहरों में से सिर्फ एक है जिन्हें इजरायली आईडीएफ निकट भविष्य में कब्जे में लेने की योजना बना रही है। इसके अलावा आप हमें क्या बता सकती हैं? आप जानती हैं, हमें पता है कि प्रधानमंत्री ने आज बफर जोन का दौरा किया और कहा कि अभी और काम बाकी है और हम उसे कर रहे हैं। उनका मतलब इससे क्या है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आखिरकार हिजबुल्लाह अभी भी सीमा के पास मौजूद है। वे एंटी टैंक मिसाइलें दाग सकते हैं जो दक्षिण लेबनान में इजरायली सैनिकों और इजराइल की सीमा तक पहुंच सकती हैं। वहाँ की समुदाय अभी भी खतरे में हैं, और निश्चित रूप से जो रॉकेट हम अभी भी देख रहे हैं वे न केवल ऊपरी गलील और पश्चिमी गलील तक पहुंच सकते हैं बल्कि निचली गलील तक भी जा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आज कारमिल में हुआ, जहां पतले रॉकेटों की बौछार भी हुई और निश्चित रूप से ड्रोन हमले भी हुए। इस ऑपरेशन को जारी रखना जरूरी है ताकि हिजबुल्लाह के लड़ाकों को और उत्तर की ओर कम से कम लितानी नदी के पार धकेला जा सके, ताकि वे अब इजराइल की उत्तरी बस्तियों को धमकी ना दे सकें। यही उद्देश्य है। इसी कारण प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आज जोर देकर कहा कि ऑपरेशन जारी रखना जरूरी है और अभी काफी काम बाकी है। मेरे अनुसार लितानी नदी के नीचे या दक्षिण का पूरा क्षेत्र इजरायली सुरक्षा के नियंत्रण में होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब पूरे क्षेत्र पर कब्जा नहीं है। ये बहुत बड़ा इलाका है जिसके लिए बड़ी संख्या में सैनिकों की जरूरत होगी। इस समय लेबनान के दक्षिण में 5 डिवीजन काम कर रहे हैं और अभी अभियान वहीं के गांवों की पहली पंक्ति पर केंद्रित है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बलीर। आप लोग करते हैं यूरोप का, जहां एक चुनाव ने दुनिया भर का ध्यान खींचा है। हंगरी में मतदान हाल ही में खत्म हुआ। ये चुनाव विक्टर ऑर्बन के 2010 से चले आ रहे प्रधानमंत्री पद के दूसरे कार्यकाल का अंत हो सकता है। इसका असर हंगरी से भी आगे जा सकता है। हंगरी विपक्ष के नेता की सुनिए। इस ऐतिहासिक दिन मैं सभी का सम्मानपूर्वक अभिवादन करता हूं। जैसा कि हमने वादा किया था, जैसा कि हमने आशा की थी, हंगरी और आज कई करोड़ लोग 12 अप्रैल 2026 को यूरोपीय संघ में हमारी सदस्यता पर हंगरी में जनमत संग्रह के 23 साल बाद एक बार फिर इतिहास लिख रहे हैं। ताज़ा मतदान आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि लगभग 60 लाख या शायद 60 लाख से भी अधिक हंगेरियन हैं जो अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करते हैं, जो ये तय करने के अपने अधिकार का उपयोग करते हैं कि वे किस तरह के देश में रहना चाहते हैं या वे अपने बच्चों के लिए कैसा भविष्य चाहते हैं, पोते पोतियों और देश के लिए। स्टूडियो में जानकारी के लिए i24 न्यूज संवाददाता जो ब्राउन हमारे साथ हैं। शुभ संध्या। मैं समझती हूं कि हम लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहां लोग जश्न मनाना शुरू कर रहे हैं, लेकिन उनके पास आधिकारिक एग्जिट पोल नहीं है। तो मेरा मतलब है, हम कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं कि यही नतीजा आने वाला है? क्या वाकई ये एक तरफा जीत है जैसा कि कहा जाता है? खैर, लगता है ऐसा ही है। पीटर माजियार के मुताबिक हमारे पास एक नाटकीय अपडेट है। विक्टर ऑर्बान ने उन्हें फोन किया है और इस चुनाव में हार स्वीकार कर ली है। अब तक 53% वोटों की गिनती हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि पीटर माजियार की ताओशेज पार्टी को हंगरी संसद में 136 सीटें मिलने वाली हैं। आपको 199 में से 2/3 यानी 133 सीटें चाहिए ताकि आप संसद में बहुमत हासिल कर सकें। अब तक जब आधे से ज्यादा वोट गिने गए तो लग रहा है कि वो पहले ही उस ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इस चुनाव की सबसे दिलचस्प बातों में से एक, और शायद यही वजह है कि ऑर्बान हार गए हैं, वो है मतदान प्रतिशत। ये हंगरी के लिए ऐतिहासिक मतदान प्रतिशत है और ये रिकॉर्ड काफी अंतर से बना है। लगभग 80% योग्य मतदाता मतदान केंद्रों पर गए और अपना वोट डाला। यही बात थी जिस पर पीटर माजियार भरोसा कर रहे थे, क्योंकि अगर मतदान प्रतिशत ज्यादा है तो इसमें युवाओं का वोट होना संभव है, क्योंकि वे आमतौर पर चुनावों में वोट नहीं करते।
और इस चुनाव से कुछ हफ्ते पहले के सर्वेक्षणों के अनुसार 18 से 29 वर्ष के हंगेरियाई युवाओं में विक्टर ऑर्बान की फिदेश पार्टी को केवल 8% समर्थन मिला था। और उन्हीं सर्वेक्षणों के अनुसार 2022 में जिन 62% लोगों ने वोट नहीं किया था, चाहे वह बहुत छोटे थे या किसी भी कारण से निराश होकर वोट नहीं किया, उनमें से 62% पीटर माजियार को वोट देने वाले थे। तो ऐसा लगता है कि यही बात निर्णायक साबित हुई। पीटर माजियार के लिए जीत दिलाने वाले बच्चे ही थे। तो आखिर ऊंट की कमर तोड़ने वाला आखिरी तिनका क्या थी, जिसने उन्हें इतना अलोकप्रिय बना दिया कि इतने सारे लोग भारी संख्या में बाहर आ गए? मेरा मतलब है, आमतौर पर किसी भी देश में चुनाव में ऐसे प्रतिशत नहीं दिखते। असल में ये ऊंट की कमर तोड़ने वाली कोई एक चीज नहीं थी, ये तो पूरा भूसे का ढेर था जिसने उसकी कमर तोड़ दी। विक्टर ऑर्बन 16 साल से सत्ता में हैं। कई युवा मतदाता जो पहली बार वोट कर रहे हैं ने ऑर्बन के अलावा कोई विकल्प नहीं देखा, और इन 16 सालों में उन पर कई आरोप लगे हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार। फिदेश पार्टी के करीबियों में से कई लोग व्यापारिक सौदों के चलते अमीर हो गए हैं। उनकी सामाजिक नीतियों के लिए भी उनकी आलोचना हुई है। आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये फिदेश में है। वे विक्टर ऑर्बन की पार्टी के मुख्यालय में हैं। मेरा मानना है कि वे अभी बोल रहे हैं, संभवतः हार स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने वास्तव में बधाई दी है। हाँ, बिल्कुल। ये उनके लिए अच्छा है, क्योंकि डर था कि वे हमें ट्रंप जैसी 6 जनवरी वाली राह पर ले जाएंगे और हार स्वीकार नहीं करेंगे, सत्ता पर बने रहने की कोशिश करेंगे। उन्होंने आज सुबह वोट डालने के बाद इस बारे में एक हल्का फुल्का मजाक भी किया था। लेकिन वापस चलते हैं उन कारणों पर कि ऑर्बन इतने अलोकप्रिय क्यों साबित हुए हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले तो भ्रष्टाचार है, साथ ही आर्थिक समस्याएं भी हैं। कोविड के बाद अर्थव्यवस्था ठहराव की स्थिति में है। इसका मुख्य कारण यूक्रेन में युद्ध है, क्योंकि वे विदेशी निवेश पर बहुत निर्भर हैं और युद्ध ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। विक्टर ऑर्बन यूक्रेन के प्रति कम सहानुभूति रखते हैं और यूरोपीय संघ में सबसे बड़े यूक्रेन विरोधी हैं। उन्होंने वीटो भी किया है। यूक्रेनियों को 100 अरब डॉलर से ज्यादा के बिल विन। तो ये भी एक और कारण है कि हंगरी के लोग यूक्रेन के मुद्दे के प्रति काफी ज्यादा सहानुभूति रखते हैं, यह ध्यान में रखते हुए कि वे पड़ोसी देश हैं। तो इन सभी चीजों के मिल जाने से पहली बार 16 सालों में हंगरी में एक अलग प्रधानमंत्री देखने को मिला है। धन्यवाद जो, और आप सभी का धन्यवाद कि आपने i24 न्यूज का ये ताजा संस्करण देखा। हमारे सोमवार के प्रसारण समय आपकी स्क्रीन पर हैं। कल हॉलोकॉस्ट स्मरण दिवस है, तो अगर आप अगले कुछ सेकंड में देखें तो इससे आपको i20 न्यूज की कवरेज देखने के लिए सारी जरूरी जानकारी मिल जाएगी। फिर से धन्यवाद, और हम आपको घंटे की शुरुआत में यहीं मिलेंगे।